तुम्हें लगता है ना कि आईना सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, एक ऐसी चीज जो वही दिखाती है जो उसके सामने है। मैं भी यही सोचता था, लेकिन उस एक हादसे ने मेरा यकीन ऐसे तोड़ा जैसे कोई पत्थर शीशे पर पड़ता है। ये बात कुछ 3 महीने पहले की है। मैंने रायपुर के पुराने इलाके में एक पुराना सा 1 BHK किराए पर लिया था। घर थोड़ा अजीब था, दीवारें थोड़ी ज्यादा ही मोटी थीं और हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक रहती थी, चाहे बाहर कितनी भी धूप क्यों ना हो। पर मुझे क्या, मुझे बस शांति चाहिए थी। उस बेडरूम में एक बड़ा सा सागवान की लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल पहले से रखा था। उसका आईना इतना बड़ा था कि उसमें पूरा कमरा और मैं सर से पांव तक दिखता था। पहले दिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि शायद वो धुंधला है। मैंने उसे साफ किया, पर वो धुंधलापन कांच के ऊपर नहीं, शायद उसके अंदर था। पहली अजीब चीज तीसरी रात को हुई। मैं ऑफिस से थका हारा आया था। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। मैं बाथरूम से मुंह धोकर निकला और बेड पर जाने से पहले आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल सही करने लगा। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। मैंने अपना दायां हाथ उठाया अपने बाल ठीक करने के लिए। आईने में भी मेरा अक्स वही कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ नीचे किया, आईने वाले मैंने अपना हाथ नीचे करने में 1 सेकंड की देरी की। सुना तुमने? 1 सेकंड का हिस्सा। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, थकान की वजह से दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। मैंने दोबारा अपना हाथ उठाया, इस बार ध्यान से देखा, सब ठीक था। मैं मुस्कुरा दिया और पलटकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मुझे अपने पीछे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो नहीं होनी चाहिए थी। सर, जैसे कोई कपड़ा कांच पर रगड़ रहा हो। मैं वहीं जम गया। मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। वो आवाज बिल्कुल मेरे पीछे ड्रेसिंग टेबल से आई थी। मैंने बहुत हिम्मत करके धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। आईना वैसा ही था, खामोश, धुंधला। पर एक चीज बदल गई थी। जब मैं बेड की तरफ जाने के लिए पलटा था तो मेरे रूम की खिड़की बंद थी, लेकिन आईने के अंदर जो कमरा दिख रहा था उसमें खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी और पर्दा बाहर की तरफ उड़ रहा था। मैंने तुरंत पलटकर असली खिड़की देखी, वो बंद थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने दोबारा आईने में देखा। आईने के अंदर की खिड़की अब धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचा हो। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि आईने में जो मेरा अक्स खड़ा था वो अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो आईने के अंदर वाले कमरे के उस कोने की तरफ देख रहा था जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती। एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी शिकारी के चेहरे पर होती है अपने शिकार को देखकर। मैंने उस रात कमरे की लाइट नहीं बुझाई, हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बस अपने बेड पर बैठा रहा, आंखें फाड़े उस आईने को देखता रहा। मेरे दिमाग में 1000 बातें चल रही थी कि शायद ये कोई इल्यूजन है, शायद पुराने कांच में लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। पर वो मुस्कुराहट, वो दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। अगली सुबह मैंने सबसे पहला काम ये किया कि एक पुरानी चादर निकाली और उस आईने को पूरी तरह ढक दिया। मुझे लगा कि अगर मैं उसे देखूंगा नहीं तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर उस दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। हर बार जब मैं किसी कांच की कैबिन या पानी के ग्लास में अपना रिफ्लेक्शन देखता, मेरी धड़कन तेज हो जाती। शाम को जब मैं घर लौटा तो पूरे रास्ते डर लग रहा था। दरवाजा खोला, लाइट ऑन की, चादर वैसी ही टंगी हुई थी। मैंने चैन की सांस ली। रात को मैं किचन में खाना गर्म कर रहा था। हमारा किचन छोटा सा है और वहां से बेडरूम का दरवाजा साफ दिखता है। खाना निकालते वक्त मेरी नजर बेडरूम के उस कोने पर पड़ी जहां ड्रेसिंग टेबल रखा था। चादर जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मुझे याद था मैंने चादर को चारों कोने से दबाकर फंसाया था। वो अपने आप नहीं गिर सकती थी। कमरे में पंखा भी नहीं चल रहा था। मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मेरे पैर खींच रहा हो। मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। चादर बीच से ऐसी सिकड़ी हुई थी जैसे किसी ने उसे नीचे खींचा हो। मैंने आईने की तरफ देखा। आईना अब धुंधला नहीं था, वो बिल्कुल साफ था। इतना साफ कि मुझे लगा ही नहीं कि वो कांच है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार में एक खिड़की है जो किसी दूसरे कमरे में खुलती है। और उस कमरे में सब कुछ उल्टा था। मेरा बेड, मेरी कबर्ड, सब कुछ ऑपोजिट साइड पर। लेकिन एक चीज अलग थी। मेरे बेड पर कोई लेटा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने वही टी शर्ट पहनी थी जो मैंने उस वक्त पहनी हुई थी।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी आईने के अंदर जो मैं लेटा था वो थोड़ा सा हिला। उसने करवट बदली। मैं वहां खड़ा, बिल्कुल जिंदा, सांस लेता हुआ, पर आईने के अंदर मैं सो रहा था। मैंने हिम्मत की और एक कदम आईने की तरफ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये सोचकर के कांच को छू कर देखूं। जैसे ही मेरी उंगलियां कांच के करीब पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई ठंडक नहीं थी। उल्टा वहां से हल्की सी गर्मी आ रही थी, जैसे किसी जीते जागते इंसान के शरीर की गर्मी होती है। मैंने कांच को छूना चाहा, पर मेरी उंगली कांच से टकराई नहीं। वो अंदर चली गई। आईने की सतह किसी पानी की तरह नरम थी। मेरी उंगली उस दूसरी दुनिया के अंदर जा चुकी थी। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। तभी आईने के अंदर जो शख्स लेटा था वो अचानक उठकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने बेड के नीचे से कुछ निकाला, एक चाकू, वही चाकू जो मेरे किचन में रखा रहता है। उसने वो चाकू पकड़ा और धीरे से अपनी गर्दन पर रखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी खाली ब्लैंक लुक थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, रुको, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई, क्योंकि जैसे ही उसने चाकू चलाया, आईने के अंदर खून की एक धार निकलकर कांच पर अंदर से गिरी, लेकिन मेरे गले में एक तेज जलन महसूस हुई। मैंने अपना हाथ अपने गले पर रखा। जब हाथ नीचे लाया तो मेरी हथेली खून से लथपथ थी। आईने में कोई जख्म नहीं था, जख्म मुझ पर था। मैं लड़खड़ा कर पीछे गिरा। गले पर हाथ रखा तो गर्म खून मेरी उंगलियों के बीच से बह रहा था। डर से ज्यादा हैरानी थी। वो चाकू आईने के अंदर था, उसका जख्म मुझ पर कैसे आया? मैंने भागकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बेसिन के ऊपर जो छोटा आईना था उसमें देखने से डर लग रहा था, पर देखना जरूरी था। मैंने हिम्मत की। वहां मेरा अक्स नॉर्मल था, थोड़ा घबराया हुआ, पर वही कर रहा था जो मैं कर रहा था। जख्म असली था, लगभग 2 इंच लंबा कट, जैसे किसी ने सर्जिकल ब्लेड से मारा हो। मैंने तुरंत एक साफ टी शर्ट फाड़ी और उसे गले पर कस के बांध लिया। पूरा बदन कांप रहा था। मुझे उस घर से निकलना था। मैं रायपुर की उन तंग गलियों में भागना चाहता था जहां लोग हों, शोर हो, रोशनी हो। मैंने अपनी चाबी उठाई और मैं दरवाजे की तरफ भागा। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। मैंने जोर लगाया, धक्का दिया, पर वो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने उसे दीवार में चुन दिया हो। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, वो भी नहीं हिली। मैंने खिड़की के कांच पर मुक्का मारा, पर कांच पर एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर एक ठोस पत्थर बन गया हो। तब मुझे एहसास हुआ, कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो तब होती है जब आप किसी गहरी जगह में बंद हो, जहां हवा भी नहीं पहुंचती। मैंने पलटकर बेडरूम की तरफ देखा। ड्रेसिंग टेबल का आईना अब चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई अपनी रोशनी हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। इस बार आईने के अंदर वाला मैं बेड पर नहीं था। वो आईने के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था। बीच में सिर्फ वो पतली सी सतह थी। उसके गले पर वही पट्टी बंधी थी जो मैंने अभी बांधी थी, पर उसकी पट्टी खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने अपना हाथ उठाया और आईने पर रखा। मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ अपने आप उठ रहा है। मैं नहीं चाहता था, पर मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं था, जैसे कोई इनविजिबल तार मुझे खींच रही हो। मेरा हाथ ठंडे कांच से टकराया, पर मुझे नरम चमड़ी का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक गहरा काला सन्नाटा था। उसने कुछ कहा। आईना होने के बावजूद मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दी, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा हो। यहां बहुत ठंड है, मुझे बाहर आना है। उसने आईने पर जोर लगाया। कांच चटकने लगा, पर दरार आईने पर नहीं पड़ रही थी। दरार मेरी चमड़ी पर पड़ने लगी। मेरे चेहरे पर, मेरे हाथों पर बारीक दरारें आने लगीं, जैसे मेरा जिस्म कांच का बना हो और कोई उसे तोड़ रहा हो। तभी मैंने देखा, आईने के अंदर वाले कमरे में उस दूसरे मैं के पीछे कोई और खड़ा था। एक साया, बहुत लंबा, जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। उसने मेरे अक्स के कंधे पर अपने लंबे नुकीले हाथ रखे। मेरा अक्स रोने लगा। बिना किसी आवाज के उसकी काली आंखों से काला गाढ़ा पानी बहने लगा। वो मुझे मार देगा, उसने फुसफुसाया। अगर मैं बाहर नहीं आया तो वो मुझे खा जाएगा, और अगर मैं मरा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। हमें जगह बदलनी होगी। उसने अचानक मेरा हाथ कस के पकड़ लिया।
आईने के अंदर से उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। वो मुझे अंदर खींच रहा था। मेरा हाथ उस नरम कांच के अंदर धंस रहा था। दर्द ऐसा था जैसे कोई मेरी चमड़ी को उबाल रहा हो, लेकिन ठंडक ऐसी कि मेरा खून जमने लगा था। मैंने अपना दूसरा हाथ दीवार पर मारा, कोशिश की कि खुद को पीछे खींच सकूं, पर उस दूसरे मैं की पकड़ इंसानी नहीं थी। उसकी उंगलियां मेरी कलाई में धंस गई थी। मैंने देखा कि जहां उसने मुझे पकड़ा था वहां मेरी चमड़ी अब धुंधली हो रही थी, बिल्कुल उस पुराने आईने के रंग जैसी। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज कमरे में गूंजने के बजाय वहीं रुक गई, जैसे हवा भारी हो गई हो। तभी आईने के अंदर उस साये ने हरकत की। वो लंबा काला वजूद मेरे अक्स के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। उसने अपने लंबे नुकीले हाथ मेरे अक्स के गले पर रख दिए, वही जगह जहां मेरा जख्म था। मेरे अक्स ने चीखने की कोशिश की, पर उसके मुंह से सिर्फ काला धुआं निकलने लगा। उसने मुझे और जोर से खींचा। मेरा आधा हाथ अब आईने के उस पार था। अजीब बात पता है क्या थी? जैसे ही मेरा हाथ आईने के अंदर गया, मुझे अपने कमरे की आवाजें आनी बंद हो गई। मुझे वहां की आवाज सुनाई देने लगी। वहां सन्नाटा नहीं था, वहां रोने की आवाजें थीं। हजारों लोग जो शायद मेरी ही तरह कभी न कभी किसी आईने के सामने खड़े हुए होंगे, वो सब वहां दबे हुए थे। उनकी सिसकियां मेरे कानों में सीटी की तरह बज रही थीं। तुम्हें क्या लगता है? मेरा अक्स फुसफुसाया। उसकी आंखों से वो काला पानी अब तेज बह रहा था। कि तुम असली हो। हम सब सिर्फ एक अक्स है। बस फर्क इतना है कि आज मेरी बारी है बाहर आने की, और तुम्हारी बारी है इस अंधेरे में रहने की। उसने एक झटका दिया। मेरा सर आईने की सतह से टकराया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब मेरा सर फट जाएगा, पर कोई टक्कर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी ठंडे गाढ़े तेल में डूब रहा हूं। जब मैंने आंखें खोली, मेरा आधा चेहरा आईने के अंदर था। मैंने अपने असली कमरे को देखा, पर वो अब अलग लग रहा था। दीवारों का रंग उड़ गया था। मेरा बेड, मेरी वो पुरानी चादर जो जमीन पर गिरी थी, सब कुछ जैसे किसी ने पुरानी फोटो से काट कर चिपका दिया हो। सब कुछ बेजान था। लेकिन मेरा अक्स, वो अब बदल रहा था। उसका चेहरा अब साफ हो रहा था। उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। उसकी आंखों में पुतलियां वापस आ रही थीं। वो जिंदा हो रहा था, क्योंकि वो मेरी जिंदगी खींच रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों से जान निकल रही है। मैंने नीचे देखा। मेरे पैर अब कांच के बन चुके थे। मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं वहीं जम गया था। तभी उस काले साये ने अपने हाथ मेरे अक्स से हटाए और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ाया। उसका वो नुकीला हाथ आईने की सतह को चीरते हुए अब मेरे असली कमरे की तरफ निकल रहा था। वो मेरी दुनिया में जा रहा था। मैं चिल्ला नहीं सकता था, क्योंकि मेरा गला अब कांच का हो चुका था। मैंने देखा कि मेरे अक्स ने अब मेरी कलाई छोड़ दी थी। उसने आईने पर दोनों हाथ रखे और किसी तैरने वाले की तरह वो आईने से बाहर निकलने लगा। वो बाहर खड़ा था, मेरे बेडरूम में। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों बाद हवा महसूस कर रहा हो। उसने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा, मैं जो अब आईने के अंदर कैद था। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, वही शिकारी वाली मुस्कुराहट, और फिर उसने वो चादर उठाई जो जमीन पर गिरी थी। नहीं, रुक जाओ, मैंने दिमाग में चीखा, पर उसने सुन लिया। उसने चादर को आईने के ऊपर फैलाया। धीरे धीरे रोशनी खत्म होने लगी। पहले मेरे पैर ढके, फिर मेरा सीना, और आखिर में उसने मेरे चेहरे के सामने चादर डाल दी। अंधेरा, बिल्कुल काला अंधेरा। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो चादर सिर्फ एक पुराना कपड़ा नहीं थी, वो मेरे और मेरी असली दुनिया के बीच एक दीवार बन गई थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज किसी ठोस चीज से टकराकर वापस मेरे अंदर ही गिर रही थी। मैंने अपने हाथ चलाने की कोशिश की, पर मेरा जिस्म अब मेरा नहीं रहा। वो धीरे धीरे सख्त हो रहा था, बिल्कुल कांच की तरह। मुझे उस पार की आवाजें सुनाई दे रही थीं, बहुत धुंधली, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। मैंने सुना, उसने, मेरे अक्स ने कमरे की लाइट बंद की। मैंने सुना वो बेड पर लेटा, मेरे बेड पर। उसने एक गहरी सांस ली और चैन से सो गया, वही चैन की नींद जो शायद मैंने महीनों से नहीं ली थी। अगली सुबह मुझे उसकी हलचल महसूस हुई। उसने चादर नहीं हटाई। शायद वो डरता था कि अगर मैं दिख गया तो कोई उसे पहचान लेगा,
या शायद वो नहीं चाहता था कि मैं उसकी नई जिंदगी देखूं। दिन बीतने लगे। यहाँ आईने के अंदर वक्त का कोई हिसाब नहीं है। कभी लगता है सदियां बीत गईं, कभी लगता है बस कुछ पल। मैं वहाँ उस अंधेरे में खड़ा रहा, वही एक पोजीशन में। मेरे हाथ अब लंबे होने लगे थे, मेरी उंगलियां नुकीली हो रही थीं, बिल्कुल उस काले साए की तरह। एक दिन मुझे उस पार से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी माँ का फ़ोन था। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। उसका लहजा, उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी थी। कोई भी फर्क नहीं कर सकता था। नहीं, अब यहाँ रायपुर में मन लग गया है, घर बदलने की अब ज़रूरत नहीं है। ये आईना, हाँ ये पुराना ज़रूर है पर बहुत अच्छा है। मेरा दिल फटने को था। वो मेरी माँ से बात कर रहा था, वो मेरी जिंदगी जी रहा था, और मैं यहाँ एक कांच के डब्बा में कैद था, धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। इस दूसरी दुनिया में हर जगह आईने ही आईने थे। मैंने देखा कि मेरे पीछे हजारों लोग खड़े थे। सबके चेहरे धुंधले, सबकी आंखें काली और खाली। वो सब वही थे जिनकी जगह उनके अक्स ने ले ली थी। अब तुम हम में से एक हो, उन सब की मिलीजुली फुसफुसाहट मेरे दिमाग में गूंजी। इंतजार करो, जब तक कोई नया शख्स इस आईने में ध्यान से नहीं देखता, तब तक तुम यहाँ हो। फिर एक दिन महीनों बाद रोशनी हुई। उसने चादर हटा दी थी। मैंने अपनी काली आंखों से बाहर देखा। कमरा बदल चुका था। उसने नई लाइट्स लगाई थीं, नई तस्वीरें। वो आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। उसने ऑफिस के लिए शर्ट पहनी थी। वो बहुत खुश लग रहा था। उसने आईने की तरफ देखा, पर वो मुझे नहीं देख रहा था। वो सिर्फ अपना चेहरा देख रहा था। लेकिन उसके पीछे दरवाज़ा खुला था। कोई नया लड़का अंदर आया, उसका दोस्त या शायद कोई नया किराएदार। भाई, ये आईना थोड़ा अजीब नहीं लगता तुम्हें? उस लड़के ने पूछा। मेरे अक्स ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो, देखो इसमें कितना साफ दिखता है सब कुछ, बिल्कुल असली। वो लड़का धीरे धीरे आईने के करीब आया। उसने अपनी आंखें आईने पर टिकाईं। यही वो पल था। मैंने अपना वो लंबा नुकीला हाथ उठाया और उस लड़के के कंधे पर रख दिया। मैंने देखा कि वो लड़का थोड़ा सा ठिठका, उसे ठंडक महसूस हुई होगी। मैंने उसके अक्स की आंखों में देखा, वो डर से कांप रहा था। मैंने उसे नहीं पकड़ा, मैंने उसे इशारा किया कि अब उसकी बारी है। अब मैं यहाँ इस अंधेरे में और ज़्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे बाहर आना है, चाहे इसके लिए मुझे किसी और की ज़िंदगी ही क्यों न छीननी पड़े। अगली बार जब तुम किसी पुराने आईने के सामने खड़े हो और तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाल ठीक करने में तुम्हारे अक्स ने 1 सेकंड की देरी की, तो भाग जाना, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।